नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। यूक्रेन संकट के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से हर भारतीय को निकालने का काम कर रही है। सरकार ने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी विदेश भेजा हुआ है। देखिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ में मौजूद। अनुराग जी, ये काशी है, लेकिन काशी जैसी जगह में प्रधानमंत्री को आकर के ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग उनकी मृत्यु की कामना करते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं और प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि काशी की जनता ने मोदी जी को दिल खोलकर अपना आशीर्वाद दिया है। 2014 में भी 2019 में भी सांसद चुनकर भेजा और देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य दिया है। मोदी जी ने भी सांसद रहते हुए जहां काशी में एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, वाटरवेज हो, क्रूज हो या फ्लाईओवर या चौड़ी सड़कें हो या पतली गलियों को भी चौड़ा करना और काशी विश्वनाथ धाम का बनाना, टाटा कैंसर अस्पताल बनाना, BOH में और काम करवाना, मैं अनगिनत काम लिखवा सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर संवारने, सजाने का और सौंदर्यकरण करने का काम भी किया है, तो वहीं पर आधुनिक सुविधाएं देने का काम भी काशी में मोदी जी ने किया है। पूर्वांचल के विकास में एक बहुत अहम कड़ी मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना है और योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने काशी को सवारे, जो काशी को सवारे, वो मोदी जी सबके प्यारे। अनुराग जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी दोनों आज वाराणसी में हैं और दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है और बीजेपी के बड़े नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से हारी, नंदीग्राम की जनता उनसे नाराज है और बाबा के नंदी अखिलेश जी से नाराज है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जिनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाने का काम भारत सरकार कर रही है और एक एक बच्चे को भारत लेकर के आ रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। ममता बनर्जी के काफिले पर काला झंडा दिखाने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी आकाश यादव ने नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की, सुनिए। और नरेश उत्तम जी, बताइए कि आज ममता बनर्जी का बनारस इस तरीके से ललकारना, क्या लगता है पूर्वांचल की अभी सीटें बाकी है, बनारस की सीटें बाकी है, इनके ललकारने से क्या असर होगा? देखिए, पहले चरण से साफ हो गई थी पिक्चर कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन आएगा। ये 7वें चरण की इतनी बड़ी विशाल जनसभा ये साबित होता है कि 7वें चरण के बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन 350 के ऊपर निकल जाएगा। कल उनके काशी विश्वनाथ दर्शन के दौरान उनको काला झंडा दिखाया गया था, कहा जा रहा था ममता जी वापस जाओ। यही है गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की। एक बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला यहाँ पर आवे और उनके अपमान करें, इस तरीके का अपमान काशी के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। लगातार भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी का कोई भी काम नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कुछ बोले उनका काशीवासी नदारत हो जाएंगे। काशी वाले केवल महादेव के भक्त हैं और मोदी जी के भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ होगी और यहाँ महादेव ही उनको साफ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने इन्होंने झूठ बोला, झूठ की पोल जनता ने खोला है और बीजेपी को यहाँ से साफ होना है। कितना सीट आ सकता है आखिरी चरण में? 7वां चरण आते आते 350 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा। 350। और नरेश उत्तम जी, बताइए कि आज ममता बनर्जी, और आपने सुना किस तरीके से लगातार तमाम बड़े आरोप लगा रहे थे और वही सपा ने, तमाम बड़े नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह सिर्फ और सिर्फ भाजपा की गुंडई है, लेकिन जनता उन्हें नकारेगी और अब जब 7वें चरण का चुनाव होगा तब तक भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कहा कि सपा क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद का सपना देख रही है, लेकिन अब उसका सपना टूट गया है। बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत दूर है मेरे भाई।
इस साथ जो है अपने संबोधन का शुरुआत भी किया जा रहा है। तमाम बड़ी बातें ये भी सामने आ रही हैं कि कहीं ना भाजपा ये कह रही है कि सपा जिसे जनता ने 2017 में ही नकार दिया था, इस बार भी उसे नकारेगी, क्योंकि जनता ये चाहती है, ये जानती है कि आखिर भाजपा किस तरीके से प्रदेश और देश के विकास को लेकर काम कर रही है। हमने बीते 5 सालों में काम किया है और जनता हमें नकार नहीं सकती, क्योंकि हमने जो अपने वादे किए थे उन वादों पर हम खरे उतरे हैं। हमने जनता के हित में काम किया, हमने रोजगार को लेकर काम किया, हमने कानून व्यवस्था को लेकर काम किया, कोरोना काल में हमने काम किया, जनता के हित में काम किया, तो जनता आखिर हमें क्यों नकारेगी। ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। इसी बीच में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डिप्टी सीएम जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, काफी सिक्योरिटी के साथ वहां पर पहुंचे थे, कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि दिनेश शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सपा को जनता इस बार भी नकारेगी। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे थे, वहां पर माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर वहां से आगे की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उसी बीच में जब उनसे पूछा गया कि 6वें चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान लगातार हो रहा है, 7वें चरण का जो मतदान है वो बाकी है, तो आखिर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी भी जनता जो है वो भाजपा को समर्थन दे रही है और इस बार भी, यानी कि अगर हम बात करें तो 2017 के बाद इस बार भी जनता हमें पूर्ण बहुमत से सत्ता वापस करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6 चरण का मतदान हो गया और 7वें चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पीएम मोदी 4 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। बीजेपी के लिए पूर्वांचल और खास तौर पर वाराणसी की सीटें की अहमियत काफी है। वाराणसी में रोड शो और कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से बीजेपी वाराणसी में कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। साल 2017 में वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा विजयी रही थी। देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव का 6 चरण का मतदान खत्म हो गया है और 7वें चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के लिए जौनपुर के टीडी कॉलेज में जनसभा की और वोट की अपील की। पीएम मोदी ने जौनपुर की जनसभा में सबसे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों का अभिवादन किया, फिर अपने भाषण की शुरुआत की। आपका हर वोट यूपी में सुशासन वाली सरकार की वापसी कराएगा। साथियों, ये गौर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर 4 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं, जहां लगभग 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसको लेकर क्या तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह आप देखिए, यह खास तौर पर बीएचयू के मेन गेट और लंका के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पे कल वाराणसी आ रहे हैं और बनारस में जो सबसे खास बात है कि वो रोड शो करेंगे। अभी हम इस समय मल्लैया चौराहे पे खड़े हैं और ये वही चौराहा है जहां प्रधानमंत्री 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो यहीं से उनका काफिला जिला मुख्यालय की ओर बढ़ा था, कचहरी की ओर बढ़ा था। तो ये सरदार पटेल की मूर्ति है, यहीं पे प्रधानमंत्री ने 2014 में माल्यार्पण किया था और यहीं से अपना जो काफिला लेके जिला मुख्यालय की ओर बढ़े थे। तो इसलिए भी इस चौराहे का बड़ा जो है योगदान है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री जो है गए और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। और दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि रोड शो भी करना है पीएम मोदी को, कि 2 बजे रोड शो माल्यार्पण करने के बाद यहीं शुरू होगा। लगभग 4 किलोमीटर लंबा रोड शो पीएम मोदी करेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। और ये रास्ता जो सीधा जा रहा, अपने सहयोगी से दिखाएं आपको, ये लोहराबीर होते हुए कबीर चौरा, मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक प्रधानमंत्री का जो रोड शो चलेगा, जिसमें बनारस की जनता जो है काफी उत्साहित है अपने पीएम को, अपने सांसद को देखने के लिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम चौराहे पे तमाम जगह जो है केसरिया झंडे से जो है चौराहे को सजाया गया है। केसरिया और सफेद कपड़ों से देखिए आप तमाम सजावट की जा रही है और उस चौराहे को भी सजाने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे बनारस के अलावा बनारस की जो 8 विधानसभा की सीट हैं उसके अलावा पूर्वांचल में भी इसका खासा असर, खासा फायदा भाजपा को मिलेगा। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तोही में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, अब योगी जी मठ में बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को यूक्रेन से समय पर नहीं निकाल पाना यह सरकार की नाकामी है। आजादी के बाद पहली बार गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय ने वोट डाला है। वोट डालकर लोगों ने कहा कि हमें गर्व है। तकरीबन 3 से 4 हजार की आबादी वाला यह समुदाय आजादी के बाद से अभी तक इस अधिकार से भी वंचित रहा था, लेकिन इस बार सरकार के प्रयास के बाद पहली बार इस समाज ने वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले समुदाय से हमारे सहयोगी ने बात की, सुनिए। कहते हैं वोट डालना सबका अधिकार है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन इस अधिकार से वनटांगिया के लोग आजादी के बाद से वंचित थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला है। इस बार वो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देखेंगे इस समय उसी वनटांगिया जंगल के बीचों बीच में बने एक प्राथमिक विद्यालय के उस बूथ पे मौजूद हैं, जहां पर आज ये वनटांगिया के लोग पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी पहले वो गांव की सरकार बनाते थे, अब प्रदेश की सरकार बनाएंगे और इस बात को लेकर के इनके अंदर और इनके चेहरों पर वो खुशी जो है वो साफ नजर आ रही है। लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ के लोगों की अगर माने तो सुबह से लोगों की लंबी कतार थी और सुरक्षा के जवानों के पूरी मुस्तैदी के बीच में ये एक एक करके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए महिलाएं सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तकरीबन 10:30 के आसपास यहाँ पे जो है मतदाता है और तकरीबन 7:30 के आसपास यहाँ पर जो है वोटिंग हो चुकी है। एक मतदाता है, हम इनसे ही बात कर लेते हैं। गणेश है यहाँ के पुराने। कितना अच्छा लग रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, पहली बार आपने विधानसभा में वो अपने मत का प्रयोग किया। मुझे तो देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार मुझे मौका मिला कि जिस तरीके से मतदान करना चाहिए उस तरीके से हम पूरे जज्बे के साथ पूरे गांव के पुरुषों महिलाओं के साथ 100% मैं मतदान करवा रहा हूं। यह भी देखा जा रहा है कि देश के स्वतंत्रता के आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में मैं मतदान कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है आपको? ये तो मुझे 100% अच्छा लग रहा है कि मुझे दूर दराज से न जाकर के मैं अपने गांव वहीं के बीच में मैं मतदान करवा रहा हूं और लोग भी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल अच्छा लगना भी चाहिए। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये उनके लिए ये एक बड़ा पल होगा। आज पहली बार अब वो अपने मत का प्रयोग करने जा रही हैं। ये बताइए कि पहली बार आप वोट डाल रही हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। बताइए दादी, आप भी बहुत पुरानी हैं, क्या लग रहा है आपको? पहली बार आप वोट डालने जा रही, कैसा लग रहा है? ठीक बा। बाबा के जितावल जाई हमने।
चलिए, वो आप जिसको जिताइएगा वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के आज? ठीक लगा था। हाँ, आप लोग बताइए, क्या पहली बार वोट डालने जा रही हैं? हाँ पहली बार डालने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको पहली बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले कभी आप लोगों ने विधानसभा का वोट नहीं डाला? नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जो आज से पहली बार वोट डालने जा रहे हैं? ऐसे बहुत लोग हैं कि कभी लोग नहीं डालते हैं। बहुएं एक ही साथ नहीं ना आती हैं, पारी पार आती हैं। हाँ, कार्ड हमेशा नहीं बनता है, जब बनेगा तभी न लोग डालेंगे। तो ये उन वनटांगिया क्षेत्र के रहने वाली उन महिलाओं की बातें हैं जो कह रही हैं कि पहली बार वो विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और अपने इच्छा अनुसार अपने सरकार को चुन रही हैं, अपने नेता को चुन रही हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।